वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी लेसन देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसमें कई टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको समझ ले पहले ये क्या चीज है। जैसे कोई पॉइंट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल होगा 1/4, यहाँ पोटेंशियल होगा V = 1/4πε0 Q/r। अब r डिस्टेंस पर इधर भी पोटेंशियल निकालें तो वो भी उतना ही होगा, r डिस्टेंस पर यहाँ भी पोटेंशियल उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा। यानी इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कहीं भी अब पॉइंट ले ले, हर जगह पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/r। r डिस्टेंस पर इधर ले लें तो भी उतना ही होगा। तो ऐसा करें कि इस चार्ज को सेंटर मान के एक r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए। तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा और वो पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/r, क्योंकि उस स्फीयर का हर पॉइंट इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है। तो उस स्फीयर के सरफेस को हम लोग कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो। तो अब जरा हम डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले मैं बना के समझाऊंगा आपको। अब देखिए मैं बताता हूं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो पैरेलल लाइंस होता है, मैंने आपको बताया है। और ये भी बताया है इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी बराबर है, फ्लक्स डेंसिटी हर जगह बराबर है। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है। तो एक बात याद रखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर होता है। आगे हम लोग प्रॉपर्टीज में इसको देखेंगे, लेकिन पहले यहां समझ लें। यानी अगर इन सारे पैरेलल लाइन से परपेंडिकुलर एक सरफेस ड्रॉ करें तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, क्योंकि ये हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर हो गया। और इस लाइन, इस प्लेन पर, ये प्लेन है मान लीजिए, इस प्लेन पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा। एक यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ये सारे डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। और यही ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इससे क्लियर हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो पैरेलल प्लेन्स होते हैं। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल प्लेन्स होते हैं। और एक बात ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, याद रहे। यानी सब ये मान लीजिए ए सरफेस है, ये बी है और ये सी है, तो ए सरफेस पर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल उससे कम, सी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल उससे भी कम। इस बात को एकदम याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और दूसरी बात हमने आपको याद करवाया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो पैरेलल प्लेन्स होंगे। अब देखिए कोई पॉइंट चार्ज है, तो इससे r रेडियस का एक r1 रेडियस का स्फीयर बना दीजिए। इस स्फीयर पर हर जगह पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q/r1। एक अगला सरफेस बना दीजिए, इसका रेडियस हमने r2 रखा है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/r2 और बना दीजिए। यानी कि एक पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो स्फेरिकल्स होंगे। पॉइंट चार्ज का, ये पॉइंट चार्ज Q है, तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने जो बनाया वो कैसे हैं, स्फेरिकल्स हैं। इसी प्रकार कोई सिलेंड्रिकल चार्ज हो या लीनियर चार्ज हो, उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है सिलेंड्रिकल होंगे। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दीजिए, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि लीनियर चार्ज से
जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो 2 डायमेंशनली एक्सपैंड करते हैं, और जो हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़े थे, गॉसियन सरफेस के, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस के कट सरफेस को ही क्रॉस करते हैं। तो जरा देखेंगे आप, तो यहाँ इस लीनियर चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, इसके कट सरफेस को 90 डिग्री पे ही क्रॉस करके निकलेंगे। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो एक खास प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर होगा, वो यहाँ सेटिस्फाई होता है। यहाँ आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस का आइडिया हो गया। अब मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए, अब यहां से आप लिखना शुरू करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसका डेफिनेशन है एनी सरफेस व्हिच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये डेफिनेशन हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो कोई वर्क डन नहीं होगा। वो जरा समझे कैसे। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, आर रेडियस का एक स्फीयर बनाते हैं इस चार्ज को सेंटर मान के, तो इस स्फीयर के किसी भी सरफेस पर पोटेंशियल होगा V। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल VA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। और मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट हमने ले लिया B, इसकी भी दूरी यहाँ से R ही है, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल VB इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q/r। यानी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही है। अगर किसी चार्ज Q0 को पॉइंट ए से बी तक हम लोग ले जाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, यानी फाइनल पॉइंट बी हो गया VB और इनिशियल पॉइंट ए हो गया VA, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और किस चार्ज को मूव कर रहे हैं, Q0 चार्ज को। यही डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी ए से बी तक किसी Q0 चार्ज को ले जाने में वर्क डन करना पड़ा WAB, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही हुआ इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी देखिए यहां हम लोगों ने देखा है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, VA और VB दोनों बराबर है। तो इसके जगह पे 0 बैठा देंगे और WAB/Q0 यहां लिख देंगे, सिंस WB माइनस WA इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे। और अब इसके नीचे देखिए Q0 इधर चला जाएगा तो WAB इज इक्वल टू 0। यहाँ इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में वर्क डन 0 होगा। यानी पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये पॉइंट लिखने के बाद आप लिखेंगे, ये फिगर बना लेंगे और फिगर बनाने के बाद लिखेंगे कि वर्क डन इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी। अब उसके बाद ये लिखना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ साइड में लिख देंगे कि WAB इज इक्वल टू वर्क डन और नीचे लिख देंगे। यानी इस देखिए फिगर बना के क्या करेंगे, लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वो लिख करके ये लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर WAB क्या है उसके बारे में बता देंगे कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और आगे बढ़ जाएंगे। ये पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी जैसे देखिए ये कोई पॉइंट चार्ज है और R रेडियस का एक इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर अगर रेडियस R है तो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। अब ये भी जानते हैं कि पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स निकलते हैं, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक स्फीयर है जिसका सेंटर ये चार्ज ही है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि स्फीयर का सरफेस और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यानी इससे ये बात साबित हो जाता है, इसका कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, पॉइंट ही लिख देना है, ये मैं केवल आपको समझा दे रहा हूँ। इससे ये साबित हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है। और एक और एडिशनल बात बता देता हूँ कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पढ़ें
तो वर्क डन होता है, या ऑपोजिट बढ़े तो वर्क डन होता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे आप पढ़े, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, तो आपके चार्ज के मूव करने का डायरेक्शन 90 डिग्री हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे होगा तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि इस जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं ओवर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उस पर फोर्स तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फोर्स के डायरेक्शन से डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे होता है तो आपको मालूम है कि वर्क डन 0 होता है। इससे साबित हो जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चूंकि एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को ले जाने में वर्क डन 0 होता है, इसका मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। हालांकि इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कोई छोटे मोटे 1 नंबर के क्वेश्चन आए तो इस कंसेप्ट के आधार पे आप उसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन कॉपी में आप सिर्फ इसका ये पॉइंट लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ वीक फील्ड। यानी एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स निकलते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाती है। यानी कि जब हम चार्ज के करीब रहेंगे और मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट डीएल करते हैं किसी चार्ज को लेकर के, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाते हैं, डीएल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो वर्क डन जितना भी करना पड़ेगा, अगर उतना ही वर्क डन चाहते हैं तो दूर जाने पर अब हमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तब इसके बराबर वर्क डन होगा। कहने का मतलब है, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे समझे कि चार्ज के जब करीब है तो डीएल डिस्प्लेसमेंट करने पर वर्क डन हमें ज्यादा करना पड़ेगा, और जब चार्ज से दूर आएंगे और तब एक यूनिट चार्ज को इन 2 पॉइंट डीएल डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे तो वर्क डन हमें कम करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी चार्ज के करीब हैं तो पोटेंशियल स्ट्रांग है, जब चार्ज के दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाता है। यानी कि चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होते जाता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वैल्यू कम होती जाती है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि अगर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे ड्रॉ करें तो ऐसा बनाना होगा, चार्ज के करीब यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस डेंस होंगे, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी दूरी बढ़ती जाएगी। यानी जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस डेंस होंगे, और जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस भी रेयर होंगे, उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा होगा। अब आगे देखें। अगला पॉइंट है द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस टेल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हालांकि जितना हम लोग जाने उसी से क्लियर है। जब हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पे निकलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पे बनाइए, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा तो इससे 90 डिग्री, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा तो इससे 90 डिग्री। और वैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स ही होते हैं, और सरकमफेरेंस और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए हर तरह से क्लियर हो गया। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जानना है तो वहां पर एक 90 डिग्री का लाइन खड़ा कर दें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और जिस हाँ इतना क्लियर है, रहने दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी पॉइंट है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल V1 है, और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल V2 है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इस सिंगल पॉइंट का दो पोटेंशियल हो गया, V1 भी और V2 भी, और ये इम्पॉसिबल है कि एक पॉइंट का दो पोटेंशियल हो। इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं,
उसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, वो आप लिखेंगे। अब देखिए आखिरी पॉइंट जो हमने लिखा है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये फिगर बना देंगे, दिखाएंगे कि इस सरफेस का पोटेंशियल V2 है, इस सरफेस का पोटेंशियल V1 है, और किसी पॉइंट P पर ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद लिख देंगे कि इन केस टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस intersect each other, then at their point of intersection there will be two values of electric potentials. As it is not possible, the two equipotential surfaces cannot intersect each other. इतना ध्यान दे दीजिए, इतना सारा बोर्ड पर लिखा हुआ है, यही आपको लिखना है। धन्यवाद।